गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम आपको मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट मूव्स विद वेलोसिटी v मेक्स एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि पिछली क्लास में हमने आपसे बताया था कि चार्ज पार्टिकल अगर परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के मूव करता है तो वो एक सर्कुलर पाथ बनाता है। अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करता है तो उस पर कोई भी मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता। तो इस पॉइंट के अंदर हम आपको बताएंगे व्हेन चार्ज पार्टिकल moves with angle theta, moves with velocity v, angle theta with magnetic field। जैसे कि ये कहा जाए, सबसे पहले तो मैं एक डायग्राम बना देता हूँ तो आपको समझ आएगा। आपने कहा ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है। आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एक्स एक्सिस में ले लिया। कौन सा मैग्नेटिक फील्ड? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। ये आपने यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, हो गया। अब आपने ये देखा कि कोई भी पार्टिकल v वेलोसिटी से q चार्ज पार्टिकल, यहाँ से प्लस q चार्ज पार्टिकल है जो ओरिजिन पर रखा हुआ है, v वेलोसिटी से जो कि थीटा एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बनाकर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करा दिया v वेलोसिटी से। तो क्या होगा? ये चार्ज पार्टिकल, हम कहेंगे कि भाई इसका एक कंपोनेंट तो इधर लगेगा, दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर लगेगा। तो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर जैसा कि आपने प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा था ना, उसी तरह का है एंगुलर प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को थीटा एंगल से थ्रो कर देते हो तो एक कंपोनेंट तो उसको उस एक्सिस में मूव कराता है और दूसरा कंपोनेंट उसका फोर्स के अलोंग लगता है। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जो v कोस थीटा कंपोनेंट है, कौन सा कंपोनेंट? v कोस थीटा। ये क्या है? v साइन थीटा। समझ आ गया? हम क्या कहेंगे? हेयर v वेलोसिटी कैन बी रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट्स। दो कंपोनेंट में फर्स्ट क्या लिखा भाई? v कोस थीटा moves particle along x एक्सिस, और सेकंड क्या लिखेंगे? v साइन थीटा moves particle in circular motion। अब समझ नहीं आया क्योंकि मैंने डायरेक्ट लिख दिया। बेटा आप एक बात बताओ, भाई v साइन थीटा है, ये तो क्या करेगी? उस पार्टिकल को सर्कुलर पाथ में मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रोटेट कराएगी। बोलो कराएगी कि नहीं? तो हमने क्या कहा कि भाई वो जो है ना, जो v साइन थीटा है वो तो इस पार्टिकल को यूं रोटेट कराएगी, ऐसे। ऐसे समझ आ गया? इस तरह से पार्टिकल रोटेट होगा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ऐसे यूँ रोटेट होगा और आगे भी जाएगा। इसका मतलब क्या है? ये आगे जा रहा है
v cos थीटा मूव्स पार्टिकल अलोंग एक्स एक्सिस, मतलब जो v cos थीटा है ना वेलोसिटी का जो कंपोनेंट, वो तो पार्टिकल को एक्स एक्सिस के अंदर मूव कराएगा, और जो v sin थीटा है वो इसको सर्कुलर पाथ में, क्योंकि v sin थीटा मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लग रहा है, तो वो परपेंडिकुलर फोर्स मूव कराएगा, और परपेंडिकुलर फोर्स लगेगा तो पार्टिकल यूं मूव करना शुरू कर देगा। समझ आ गया? क्योंकि v क्रॉस b करोगे तो पार्टिकल घूमना शुरू हो जाएगा। मेरी बात समझ आ गई? अब आपने क्या कहा कि भाई ये पार्टिकल तो यूं घूम रहा है ऐसे, ठीक है, ये पार्टिकल तो ऐसे घूम रहा है, ये पॉइंट क्लियर है? ये पार्टिकल ऐसे यूं घूमता घूमता आ गया, मीन्स ये कैसा पाथ हो गया बेटा? हेलिकल पाथ हो गया। हेलिकल पाथ कैसा पाथ हो गया भाई? हेलिकल। अब ध्यान से देखिए, जो एक्स एक्सिस की जो डिस्प्लेसमेंट है ना, कि भाई एक कॉइल से एक सर्कुलर पाथ से दूसरे सर्कुलर पाथ की जो बीच की डिस्टेंस है ना, इसको बोला जाता है पिच। क्या बोला जाता है भाई? पिच बोला जाता है। समझ आ गया होगा? हम इसको क्या बोल देते हैं? पिच बोल देते हैं। हमने ये लिख दिया कि जो v sin थीटा है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लग रहा है। समझ आ गया होगा? तो जो हमारा जो v sin थीटा है वो वहाँ पर क्या लगा देगा भाई? मैग्नेटिक फोर्स लगा देगा। क्या लगा देगा भाई? मैग्नेटिक फोर्स। देन हम क्या कह देंगे बेटा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मैग्नेटिक फोर्स है वो क्या हो जाएगा? बी क्यू वी परपेंडिकुलर, और ये भी कह सकते हो बी क्यू वी साइन थीटा। समझ आ गया? अब इसकी वजह से पार्टिकल सर्कुलर पाथ में घूम रहा है। हेयर एफ सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा? एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। हम इन दोनों को क्या कर देंगे भाई? इक्वल रख दें। जब हम इन दोनों को इक्वल रखेंगे, एफ बी इज इक्वल टू क्या है भाई? एफ सी, क्योंकि सर्कुलर पाथ में तो घूम ही रहा है। क्या कह दिया हमने? बी क्यू वी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर अपॉन आर। यहाँ भी v से v कैंसिल हो गया। मेरी बात समझ रहे हो? v से v कैंसिल हो गया, तो हम क्या कह सकते हैं? r इज इक्वल टू बी क्यू साइन थीटा अपॉन एम वी। समझ आ गया? बी क्यू साइन थीटा अपॉन एम वी। पॉइंट क्लियर है? कोई प्रॉब्लम है? उल्टा तो नहीं लिख दिया भाई? r इज इक्वल टू बी क्यू वी साइन थीटा, v से v कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू उल्टा लिख दिया भाई हमने, r इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू साइन थीटा। देखिए एम वी अपॉन बी क्यू साइन थीटा। समझ आ गया? और आप इसको यहाँ वेलोसिटी परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कह सकते हो। ये v से ये v कैंसिल हुआ था, और उधर चला गया, तो बी क्यू साइन थीटा। देखिए बेटा, यहाँ v स्क्वेयर करेंगे तो v परपेंडिकुलर का स्क्वेयर होगा ना, तो क्या होगा? एम वी परपेंडिकुलर था, ये भी परपेंडिकुलर था, एम वी स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा, या कह सकते हो एम वी परपेंडिकुलर का स्क्वेयर अपॉन आर। मेरी बात समझ गए? तो यहाँ पर एम वी साइन थीटा अपॉन बी क्यू आएगा। क्या आएगा भाई? एम वी साइन थीटा अपॉन बी क्यू। दूसरा पॉइंट, दूसरा आप ये कह सकते हो कि टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है। भाई टाइम पीरियड क्या होगा? सर्कुलर पाथ है, टी इज इक्वल टू 2πr अपॉन क्या लिख देंगे? वी परपेंडिकुलर। मतलब हमने क्या लिख दिया भाई? 2πr अपॉन वी परपेंडिकुलर क्या है आपके पास? v साइन थीटा। बोलो है कि नहीं? यहाँ से बेटा v साइन थीटा की वैल्यू या v परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालना चाहोगे तो v साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो? बी क्यू आर अपॉन क्या आ गया? m आ गया। क्लियर है? आपने इसकी जगह पर वैल्यू पुट कर दी 2πr अपॉन बी क्यू आर बाई m, तो r से r कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया? 2πm अपॉन बी क्यू। क्लियर है? तो यहाँ टाइम पीरियड तो सेम आ गया, t इज इक्वल टू 2πm अपॉन बी क्यू, जो पहले पढ़ा था, पहले भी हमने यही कराया था। और आप यहाँ पर फ्रीक्वेंसी की बात करते हो, न्यू निकालना चाहते हो, 1 अपॉन टाइम पीरियड क्या लिख दोगे? बी क्यू अपॉन 2πm।
समझ आ गया कि नहीं? अब आपसे कोई कहे कि भाई पिच निकाल के दिखाओ, क्या निकाल के दिखानी है? पिच। आपको पता होना चाहिए भाई पिच क्या होती है। देखिए पिच अगर आप ध्यान से देखो, मान लीजिए पार्टिकल यहाँ यूँ घूमकर यहीं पर पहुँच गया तो एक पूरा सर्कल कवर किया, तो हम क्या कर देंगे भाई, हमने ये कहा कि एक सर्कल कवर करने का टाइम पीरियड कितना है t, और यहाँ से एक्स एक्सिस की पिच की बात करेंगे तो क्या कहेंगे, v कोस थीटा, v पैरेलल मल्टीप्लाई बाई क्या लिख देंगे, टाइम पीरियड। भाई एक सर्कल का टाइम पीरियड मल्टीप्लाई बाई v कोस थीटा, हमने क्या लिख दिया भाई, v कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई 2πm अपॉन बी क्यू। ये क्या आ गई हमारे पास, पिच आ गई भाई, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, पिच को हमने v पैरेलल इनटू टाइम पीरियड भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ से एक पार्टिकल घूमा और यहाँ तक का जो टाइम पीरियड है वो हमारे पास क्या है, एक पॉइंट से यहाँ तक एक सर्कल का टाइम पीरियड t है। और भाई यहाँ से यूँ घूमकर इधर गया तो एक्स एक्सिस में गया, और एक्स एक्सिस में किसकी वजह से गया, v कोस थीटा की वजह से, तो v कोस थीटा मल्टीप्लाई बाई क्या लिख दिया जाएगा, टाइम पीरियड। पॉइंट क्लियर हो गया। तो हमने क्या निकाल दी भाई, यहाँ पर पिच भी निकाल दी है, ठीक है भाई। पिच को आप P से लिख सकते हो, P इज इक्वल टू वी पैरेलल मल्टीप्लाई बाई टाइम पीरियड। ये फॉर्मूला भी आपके पास है, कहीं टाइम पीरियड डायरेक्ट दिया हुआ हो, निकालना ना पड़े तो डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला भी लगा सकते हो भाई, ठीक है। पाथ हमने शो करके दिखा दिया, ओके। ये तो हो गया भाई। अब इसी में मैं एक लास्ट पॉइंट और बता देता हूँ भाई, ठीक है। लास्ट पॉइंट वैसे तो हम बता चुके हैं, पर काफ़ी सिंपल पॉइंट है कि अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, या जो आपने केस पढ़ा था उस केस में मैं इम्पोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ भाई, ठीक है। मान लीजिए आप क्या लिखते हो भाई, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू बी क्यू वी, बोलो लिखते हो कि नहीं। और इस फॉर्मूले से आप क्या लिखते हो, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू, ठीक है। हम सीधा भी कह सकते हैं, वी नो रेडियस ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन ए मैग्नेटिक फील्ड, आर इज इक्वल टू एम वी अपॉन बी क्यू। वी नो मोमेंटम क्या होता है बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, क्योंकि अब मैं आपको मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की टर्म में बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। बेटा हम क्या कह सकते हैं, देन आर इज इक्वल टू, मान लीजिए मोमेंटम की टर्म में दे दिया जाए क्वेश्चन, तो क्या करोगे, सीधा आर इज इक्वल टू पी अपॉन बी क्यू लिख सकते हो कि नहीं। समझ आ गया। आपसे कह दिया जाए द मोमेंटम ऑफ अल्फा पार्टिकल इज दिस एंड मोमेंटम ऑफ प्रोटॉन इज दिस, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, उस टर्म में दे दिया जाए व्हाट इज़ द रेडियस। दूसरा मैं आपको बता देता हूँ काइनेटिक एनर्जी की टर्म में, तो भाई मोमेंटम क्या होता है बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाई मास मल्टीप्लाई बाई काइनेटिक एनर्जी, और इसका अंडर रूट 11th क्लास में पढ़ा था, बोलो पढ़ा था कि नहीं। ये फॉर्मूला भी अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2m काइनेटिक एनर्जी अपॉन बी क्यू, बोलो लिख दिया कि नहीं। यहाँ पर भी हमारे पास फॉर्मूला आ गया। दूसरा हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या लिखते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलो लिखते हैं कि नहीं, मतलब q मल्टीप्लाई बाई वी, बोलो लिख सकते हैं कि नहीं। तो हमने क्या लिख दिया, काइनेटिक एनर्जी की जगह ये फॉर्मूला रखा, तो R इज इक्वल टू 2m क्यू वी अंडर रूट अपॉन बी क्यू, बोलो कह सकते हैं कि। तो ये हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया। और भाई ये हमारे पास अलग अलग फार्मूले हैं जिनकी टर्म में हम इन फार्मूलों को हम यूज कर सकते हैं, जितने भी पॉइंट्स हैं हम इनको यूज कर सकते हैं। मेरी बात समझ गए कि नहीं। तो इनके टर्म में भी अगर आपसे पूछा जाए, काइनेटिक एनर्जी की टर्म में कुछ गिवन हो या मोमेंटम की टर्म में कुछ गिवन हो, तो उनकी टर्म में भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो हम एक दो न्यूमेरिकल ले लेते हैं। अभी मेरे हिसाब से 2-4 न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे, तब जाकर हम इनका सॉल्यूशन बहुत अच्छे से कर पाएंगे। एक दो न्यूमेरिकल मैं लिख देता हूँ। देखिए ये न्यूमेरिकल लिखा, डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन आर प्रोजेक्टेड। तो सबसे पहले तो हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन क्या है। डबली आयोनाइज्ड हीलियम आयन अल्फा पार्टिकल होता है। अल्फा पार्टिकल का मतलब है He2 पॉजिटिव, इसको डबली आयोनाइज्ड बोलते हैं। जो डबल आयोनाइज हो गया हो, मतलब जिसके 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हों,
समझ आ गया। और जिसके दो हीलियम के अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए तो ये क्या बन गया, अल्फा पार्टिकल। समझ आ गया। इसका मतलब आप क्या कहोगे, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल इज इक्वल टू 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। क्यों? क्योंकि 2 प्रोटॉन के चार्ज के बराबर होता है और 1 प्रोटॉन का चार्ज मल्टीप्लाई बाई 2 लिख दिया हमने। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल या डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम को क्या लिखा जाएगा भाई, 4 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन। और मास ऑफ प्रोटॉन आपको पता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। बोलो, जिन जिन की ज़रूरत पड़े वो लिख लेंगे, क्या पता मास की ज़रूरत ना भी पड़े, पर अगर है तो हमने लिख दिया, बस ये था। विद ए स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर सेकेंड, इसकी स्पीड बताई गई है v इज इक्वल टू 10 किलोमीटर, किलोमीटर के मीटर बना दो, दैट इज मीटर पर सेकेंड। समझ आ गया। परपेंडिकुलर इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर मीन्स थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया, 90 डिग्री टू ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। किसके साथ, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू कितना बताया गया है, 1.0 टेस्ला। समझ आ गया। आपके पास B है, Q है, V है और मास है, ये सारी चीज़ें गिवन है। फाइंड द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो अगर फोर्स की बात करेंगे तो F इज इक्वल टू क्या लिखना पड़ेगा, BQV साइन थीटा। आप बताइए आपके पास कौन सी वैल्यू नहीं है, मेरे हिसाब से सभी वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा। सेकंड आपसे क्या पूछा गया है भाई, द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच इट सर्कुलेट। भाई रेडियस का फॉर्मूला हमने काफ़ी बार पढ़ा हुआ है, mv/bq। बोलो पढ़ा है कि नहीं, तो ध्यान से देखिए। मास है, वेलोसिटी है, चार्ज पार्टिकल की वैल्यू है और मैग्नेटिक फील्ड भी हमारे पास है। तीसरा आपसे क्या पूछा गया है, द टाइम टेकन बाय द आयन। भाई t इज इक्वल टू क्या पढ़ा था आपने, 2πm/bq। मेरे हिसाब से टाइम पीरियड भी आप निकाल सकते हो, फॉर्मूला अगर आपको मालूम है तो हमने ये सारी की सारी वैल्यू दी हुई है। देखिए मास की ज़रूरत भी पड़ेगी तो हमने मास भी लिख दिया। यहाँ पर हमें डबली आयोनाइज्ड हीलियम एटम के बारे में मालूम होना चाहिए था और इनकी वैल्यू लिखनी आनी चाहिए थी, फॉर्मूले याद होने चाहिए थे, तो शायद हम काफ़ी इजीली इसका सॉल्यूशन कर सकते थे। ठीक है भाई, मैं एक क्वेश्चन और लिख रहा हूँ, ठीक है, एक न्यूमेरिकल और लिखता हूँ। आज हम न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस करेंगे इसमें, ठीक है। एक न्यूमेरिकल और लिखता हूँ। ये एक न्यूमेरिकल लिखा हमने, ए स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इन ए वैक्यूम चैम्बर। एक वैक्यूम चैम्बर के अंदर एक स्टीम जा रही है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स की, काफ़ी सारे प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स जा रहे हैं। एंटर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, और वैक्यूम चैम्बर के अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैव बीन सब्जेक्टेड टू सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल, सब्जेक्टेड टू सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल। इसका मतलब क्या है, जो ये पॉइंट है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसका मतलब है कि अगर हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हम क्या कहेंगे, सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल मीन्स Q इंटू V। ये सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है जो किस में कन्वर्ट होती है, वर्क डन होता है और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती है। मीन्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ द पार्टिकल्स आर सेम। इट मीन्स काइनेटिक एनर्जी ऑफ बोथ पार्टिकल्स आर सेम। इसका मतलब ये है कि सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल का मतलब है कि सेम वर्क डन होगा, दैट इज सेम वर्क डन, दोनों पर सेम वर्क डन करेगी। अगर दोनों पर सेम वर्क डन करेगी तो दोनों की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी मेरे हिसाब से। अगर दोनों की काइनेटिक एनर्जी, देन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम क्या कह सकते हैं, हाफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 1/2 m न्यूट्रॉन है V/d का होल स्क्वायर। हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। मेरी बात समझ आ गई होगी। अगर इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये कह सकते हैं तो हमने क्या कहा, यहाँ से हमने Vp ये E लिख दिया हमने, प्रोटॉन है ना तो P लिख देते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन नहीं है।
Vp अपॉन Vd निकाल दिया। देखिए Vp Vd नीचे लेकर आ गया, 1/2 से 1/2 कैंसिल, तो क्या आ गया Md अपॉन Mp और इसका अंडर रूट। बोलो कह सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ये स्क्वायर में है ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये रिलेशन हमारे पास एक रिलेशन आ गया। ठीक है, अब हम और आगे बढ़ते हैं। हेंस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स आर सेम, ये इन्होंने लिख भी दिया, अगर ना भी लिखे तो भी आपको पता होना चाहिए कि ये कहता है कि अगर सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो गई तो क्या कहता है आगे, इफ़ द आयन स्ट्रीम इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 90 है। जो आयन स्ट्रीम है, मतलब आयन स्ट्रीम का मतलब है कि पार्टिकल्स की जो वेलोसिटी है वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। एंड प्रोटॉन मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ, और प्रोटॉन किस में मूव कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ में, ऑफ रेडियस आर, मीन्स रेडियस ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू कितना है भाई, 15 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ प्रोटॉन कितना बता दिया भाई, 15 सेंटीमीटर। तो आगे क्या कहता है, फाइंड द रेडियस ऑफ द पाथ ट्रेवर्स्ड बाय द ड्यूट्रॉन। तो ड्यूट्रॉन का क्या होगा, तो देखिए बेटा हमने आपसे रेशियो की टर्म में पढ़ाया था बेटा, आर इज इक्वल टू हम क्या कहेंगे, वी नो, आर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, एम वी अपॉन बी क्यू। बोलो पढ़ा था कि नहीं फॉर्मूला बेटा, रेडियस ऑफ प्रोटॉन को क्या कहोगे, मास ऑफ प्रोटॉन, वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज ऑन प्रोटॉन। भाई पॉइंट क्लियर हो गया। एंड रेडियस ऑफ यहाँ पर अल्फा क्या था, ड्यूट्रॉन था, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन क्या हो जाएगा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन, वेलोसिटी ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन। बोलो हो गए कि नहीं। अब आपके पास ये दो फॉर्मूले आ गए, दोनों को डिवाइड कर देते हैं भाई। अगर हम इन दोनों को डिवाइड करते हैं, अगर मान लीजिए हम इन दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बेटा, आर डी अपॉन आर पी इज इक्वल टू, चलो देखिए डिवाइड करते हैं, तो आर डी की वैल्यू क्या है, एम डी वी डी अपॉन बी इंटू क्यू डी अपॉन ये क्या हो जाएगा, एम पी वी पी अपॉन बी इंटू क्यू पी। बी से बी कैंसिल हो गया, इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे तो भाई एम डी वी डी और क्यू पी ऊपर चला गया, अपॉन यहाँ क्या लिख दिया जाए, क्यू डी तो है ही बेटा, और क्या लिख दिया जाए, एम पी वी पी। अब देखिए, अब शायद हमने एक रिलेशन निकाला था वी पी अपॉन वी डी, यहाँ पर देखिए वी पी वी डी उल्टा है ना, तो शायद मैं इसको अगर वो वैल्यू पुट करूँ तो एम डी क्यू पी अपॉन एम पी क्यू पी, और देखिए वी डी अपॉन वी पी, यहाँ पर क्या निकाला था, वी डी अपॉन वी पी अंडर रूट में एम डी अपॉन एम पी पलट के लिख दूँ तो क्या लिख दिया, एम पी अपॉन एम डी अंडर रूट। क्लियर है। अब देखिए मास की वैल्यू हमें मालूम है, प्रोटॉन के चार्ज की वैल्यू हमें मालूम है, तो शायद अगर हम देखें तो पुट कर सकते हैं बेटा, चार्ज ऑन प्रोटॉन इज इक्वल टू चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन लिखना पड़ेगा, वी नो। और क्या लिखना पड़ेगा बेटा, मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन, डबल होता है, वैसे तो यहाँ कह भी रखा है, हमने इस क्वेश्चन के अंदर बता भी रखा है, वैसे तो लिख भी दिया मास ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, वरना हमें मालूम भी होना चाहिए। ये दोनों वैल्यू अगर हम यहाँ पर पुट करेंगे तो बेटा क्या हो जाएगा, क्यू पी क्यू डी दोनों कैंसिल हो गए, इक्वल हैं। तो अब देखिए ये मास ऑफ प्रोटॉन है, ये मास ऑफ ड्यूट्रॉन है, तो यह मास ऑफ ड्यूट्रॉन है, तो हम क्या कह सकते हैं बेटा, आर डी अपॉन आर पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ मास ऑफ ड्यूट्रॉन अपॉन मास ऑफ प्रोटॉन। देखिए आधी आधी पावर कैंसिल हो गई तो ये लग गया, अब मास ऑफ ड्यूट्रॉन डबल है तो क्या लिख देंगे, अंडर रूट 2 अपॉन 1, मतलब हमारे पास इनकी रेडियस क्या आ गई, रेडियस ऑफ ड्यूट्रॉन इज इक्वल टू अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई अंडर रूट रेडियस ऑफ प्रोटॉन। अगर सेम एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल है तो मैं आपको बता देता हूँ, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ, when particles of same charge accelerating with same potential in a perpendicular to magnetic field,
then radius of particle is equal to under root of mass multiply by radius of another particle. अगर मान लीजिए आपने ये कहा चार्ज सेम हो, मैंने ये लिखा है सेम चार्ज अगर सेम है, जैसे कि अल्फा पार्टिकल की बात कर ली जाए, आर ऑफ अल्फा है, तो अल्फा पार्टिकल का जो मास है वो कितने टाइम्स होता है, 4 टाइम्स होता है, तो 4 अंडर रूट मल्टीप्लाई बाई रेडियस ऑफ प्रोटॉन। मेरी बात समझ गए? ऐसे आप कह सकते हो। पॉइंट क्लियर हो गया। बट यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो अल्फा पार्टिकल है उसका चार्ज और प्रोटॉन का चार्ज सेम नहीं होता, तो ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे। उसके लिए फिर आपका यही फॉर्मूला होगा। अगर आपने रेडियस ऑफ अल्फा पार्टिकल, रेडियस ऑफ प्रोटॉन, इनका रेशियो निकालना है तो यही आएगा। क्या लिखोगे? चार्ज ऑफ यहाँ पर क्या आ रहा था भाई, क्यू पी, यहाँ पर क्यू डी था ना, हाँ जी क्यू डी था। तो देखिए अब ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, अगर अल्फा पार्टिकल ऊपर है तो क्या हो जाएगा भाई, चार्ज ऑन प्रोटॉन मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ अल्फा पार्टिकल अपॉन ये क्या हो जाएगा भाई, चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाई बाई मास ऑफ प्रोटॉन, और मास अल्फा और इनका अंडर रूट। समझ आ गया? ये फॉर्मूला आप सीधा लगा सकते हो, चार्ज प्रोटॉन टू द अल्फा पार्टिकल मल्टीप्लाई बाई रेशियो ऑफ अंडर रूट ऑफ मास ऑफ अल्फा टू द प्रोटॉन। इस तरह से आप कह सकते हो और आप अपना आंसर निकाल सकते हो। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये क्या आ गया, अंडर रूट 2 आ गया। आपने यहाँ पर इसका आंसर निकालना था, तो अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाई, ये तो गिवन था 15 सेंटीमीटर, यहाँ पर 15 सेंटीमीटर पुट करिए, मल्टीप्लाई करिए, आपके पास आंसर आ जाएगा। समझ आ गया? तो इस तरह से भी अगर आपके पास कोई न्यूमेरिकल गिवन हो तो आप कर सकते हैं। पॉइंट क्लियर हुआ? चलो एक न्यूमेरिकल और लिखते हैं। एक और न्यूमेरिकल लिखा मैंने, देखिए एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है, काफ़ी अच्छा न्यूमेरिकल है। इन ए चैम्बर ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 8.0 गॉज, जी लिखा हुआ है। तो देखिए बेटा मैं आपको बता देता हूँ, CGS यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड गॉज, CGS यूनिट होती है। और मैं बता देता हूँ 1 गॉज इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला। आपको पता है SI यूनिट टेस्ला होती है, CGS यूनिट गॉज होती है। 1 गॉज इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला होती है। मतलब आप यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहोगे तो B इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁻⁴ टेस्ला लिख दिया भाई। इज मेंटेन्ड एन इलेक्ट्रॉन को मूव कराया गया, E इज इक्वल टू कितना हो गया, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। Q की वैल्यू लिख सकते हो, Q इज इक्वल टू आपने लिख दिया। ठीक है, इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है। विद ए स्पीड ऑफ, स्पीड दे रखी है V इज इक्वल टू 4 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। क्लियर? एंटर्स द चैम्बर इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द फील्ड, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ आ गया? अब ये कहता है डिस्क्राइब द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन। डिस्क्राइब करना है तो सीधी सी बात है, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होना चाहिए, सर्कुलर। क्यों? क्योंकि देखिए थीटा क्या है, 90 मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर अगर मूव करेगा तो सबसे पहले तो आपने इसको डिस्क्राइब करना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, सबसे पहला पॉइंट हम क्या कहेंगे भाई, पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सर्कुलर। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसा होगा भाई, सर्कुलर होगा। और अगर डिस्क्राइब भी करना है देन हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन मूव्स परपेंडिकुलर टू बी। समझ आ गया? R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, mv/bq।
बेटा आपके पास हाँ, यहाँ पर फिर आपने रेडियस भी निकाल के दिखानी है, बताना होगा कि सर्कुलर पाथ होगा और इतनी रेडियस का होगा। समझ आ गया? यहाँ से हम आर निकालेंगे। दूसरा पॉइंट ये भी है, अब सर्कुलर होगा तो किस डायरेक्शन में होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, या फिर कोई भी जो पॉइंट आप बताना चाहते हो। जैसे कि आप यहाँ पर फोर्स को बताओगे, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? Q इंटू वी क्रॉस बी। अगर चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव होता तो ये होता, अगर इलेक्ट्रॉन है तो एफ बी इज इक्वल टू क्या लिखोगे? माइनस ऑफ ई इंटू वी क्रॉस बी। इसका मतलब आप क्या कहोगे? नेगेटिव साइन आ रहा है तो वी क्रॉस बी के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा? बोलो आएगा कि नहीं आएगा? तो आपने ये भी बताना है। यहाँ से सबसे पहले तो आर निकालना, मास आपको मालूम है, वेलोसिटी आपको मालूम है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मैं लिख देता हूँ, आपको पैसे तो मालूम होना चाहिए। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻31 किलोग्राम। देखिए काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं जिनमें वैल्यूज़ गिवन नहीं होती है, पर आपको मालूम होना चाहिए। हम क्या करते हैं भाई, यहाँ से हमने क्या कह दिया, हम यहाँ से डायरेक्शन भी बताएंगे, रोटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिट। समझ आ गया? और किस तरह बताएंगे? दैट इज फॉलो द डायरेक्शन ऑफ माइनस ऑफ ई इंटू वी क्रॉस बी। समझ आ गया होगा? तो ये हम डायरेक्शन बता देंगे कि भाई क्लॉकवाइज है या फिर एंटी क्लॉकवाइज है, जिस भी तरह से मूव कर रहा है आप बता देंगे। पॉइंट क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, अगले पॉइंट में क्या पूछ रहा है भाई? आगे कहता है व्हाट इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द रिवोल्यूशन। बेटा फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या था भाई? QB/2πm। बोलो था कि नहीं? तो यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकालोगे बेटा। क्यू तो हमने बता दिया, चार्ज बता दिया, मैग्नेटिक फील्ड बता दिया, मास बता दिया हमने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है तो ये वैल्यूज़ हम यहाँ पर पुट करेंगे और फ्रीक्वेंसी भी फाइंड आउट कर देंगे, जो भी आंसर आएगा हमारा। पॉइंट क्लियर हो गया? अब तीसरे पॉइंट में क्या कहता है? व्हाट हैपन्स of the path of electrons if it progressively lose its energy due to collision with the atoms or molecules of the environment। ये कहता है कि उसके साथ क्या होगा अगर वो प्रोग्रेसिवली अपनी एनर्जी का लॉस कर रहा हो, और कोलिजन की वजह से लॉस हो रहा है, और कोलिजन किसके साथ हो रहा है? एटम्स एंड मोलिक्यूल्स ऑफ द एनवायरनमेंट। इन सक्सेसिव कोलिजन, जो लगातार कोलिजन हुआ है, अगर वो अपनी स्पीड का लॉस करेगा, इफ इट लॉस इट्स काइनेटिक एनर्जी या लॉस इट्स एनर्जी, देन इट्स स्पीड बिकम्स डिक्रीज। उसकी स्पीड लगातार क्या होगी? डिक्रीज होगी। या फिर आप उसके जो वेलोसिटी वेक्टर है उस कंपोनेंट को भी क्या कह सकते हो? उसको डिक्रीज कर सकते हो। अगर उसकी स्पीड डिक्रीज हो गई देन रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इज ऑल्सो डिक्रीज। जो उसकी रेडियस होगी, पहले ज़्यादा रेडियस थी, फिर कम, फिर कम, फिर कम और कम, इस तरह से यूँ डिक्रीज होती हुई आ जाएगी। समझ आ गया कि नहीं? तो उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज, ऑल्सो डिक्रीज विद प्रपोर्शन टू इट्स स्पीड। स्पीड जितनी डिक्रीज हो रही है उसी रेस्पेक्ट में उसकी रेडियस भी क्या हो जाएगी बेटा? डिक्रीज हो जाएगी। समझ आ गया? पॉइंट क्लियर है? और क्या पूछा गया है? व्हाट हैपन्स ऑफ द पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इफ द प्रोग्रेसिवली लॉस इट्स एनर्जी ड्यू टू कोलिजन। बस यही पूछा गया है कि कोलिजन की वजह से क्या होगा कि उसकी रेडियस डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसकी स्पीड भी डिक्रीज हो रही है। तो ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन था जो आपने इसको अच्छे से समझना था। कुछ न्यूमेरिकल्स आप अपने करके देखिए, काफ़ी न्यूमेरिकल्स हैं आपकी बुक में, उन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिए। उसके बाद हम इसका अगला टॉपिक शुरू करेंगे। अगला टॉपिक क्या, इसी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और टॉपिक बचे हुए हैं। थैंक यू।